गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री में लेसन नंबर 6 की रीडिंग करेंगे। लेसन नंबर 6 है भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। भारतीय कारीगरों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं यूरोप के देशों में बहुत पसंद की जाती थी। इस कारण यूरोप के देश भारत से व्यापार करने के लिए उतावले रहते थे। सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में अपनी व्यापारिक संस्थाएं स्थापित की। उसके बाद डच, डेनमार्क, ब्रिटिश तथा फ्रांस के व्यापारियों ने अपने व्यापारिक केंद्र भारत में स्थापित किए। ये देश व्यापार में एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता एवं ईर्ष्या करते थे, जिस कारण इनमें संघर्ष भी होते रहते थे। 18वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने डेनमार्क वासियों एवं डचों को भारत से बाहर कर अपनी व्यापारिक शक्ति का विस्तार किया। अब फ्रांस और अंग्रेज ही भारत में प्रमुख प्रतिद्वंदी रह गए थे। इन दोनों में यूरोप में संघर्ष होता रहता था। जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ तब उसका प्रभाव भारत पर पड़ा। इस युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई। ब्रिटिश शासन का उत्थान। अंग्रेज भारत में व्यापार के लिए आए थे, लेकिन शीघ्र ही वे अपने प्रमुख यूरोप के प्रतिद्वंदियों को पराजित कर भारत केंद्रीय शक्ति के अभाव और राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए भारत के स्वामी ही बन गए। सन 1750 के आसपास उनकी उपस्थिति का आभास होने लगा था। उन्होंने सन 1805 तक भारत के लगभग आधे भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध। भारत और फ्रांसीसियों के बीच सबसे पहले कर्नाटक में संघर्ष शुरू हुआ। सन 1740 से 48 के दौरान यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी को लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेज परस्पर विरोधी थे। उस समय ड्यूप्ले पांडिचेरी में फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य अधिकारी था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप में युद्ध शुरू हुआ तो फ्रांसीसियों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज को लूटा। जब कर्नाटक के नवाब ने देखा उसके प्रांत में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही है तो उनके विरुद्ध उसने एक सेना भेजी, परंतु कर्नाटक की सेना हार गई। 1748 में यूरोप में शक्ति समझौता हुआ। तब फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया। कर्नाटक का दूसरा युद्ध। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच यह शांति अधिक समय तक नहीं टिक सकी। फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध में कर्नाटक का नवाब मारा गया। उसी दौरान निजाम की भी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी के सवाल को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। फ्रांसीसियों में मुजफ्फर जंग को कर्नाटक का नवाब बना दिया। कर्नाटक में नवाब के पद के लिए दोनों कंपनियों ने अलग अलग उम्मीदवारों का समर्थन किया। अंग्रेज मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे, परंतु फ्रांसीसियों ने चांद साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। इस कारण अंग्रेजों ने क्लाइव को सन 1751 ईस्वी में एक छोटी सी सेना लेकर आकाट भेजा। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई। चांद साहब का सिर काट दिया गया। ड्यूप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया और दोनों कंपनियों के बीच शांति समझौता हुआ। निजाम ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब मान लिया। इसके परिणाम स्वरूप कर्नाटक में फ्रांसीसी कंपनी के स्थान पर अंग्रेजी कंपनियों का आधिपत्य हो गया। कर्नाटक का तीसरा युद्ध। इस युद्ध में सफल होने से अंग्रेज भारत में सबसे बड़ी यूरोपीय शक्ति के रूप में उभर कर आए। यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के
बीच यूरोप में सन 1757 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध का नतीजा था। फ्रांस गवर्नर एवं जनरल लाली को सन 1760 में इंग्लैंड के जनरल आयरक्रूट ने वांडी वाश के युद्ध में हरा दिया। इतना ही नहीं, भारत के सभी फ्रांसीसी सन 1761 ईस्वी में अंग्रेजों को मिल गए। यूरोप में सन 1763 में पेरिस की संधि द्वारा युद्ध की समाप्ति पर भारत में भी इन दोनों में युद्ध समाप्त हो गया। बंगाल विजय। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फैक्ट्री कोलकाता में थी। सन 1757 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। क्लाइव ने भी इसी वर्ष प्लासी के मैदान में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। प्लासी का युद्ध 1857 ईस्वी। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेना प्रमुख मीर जाफर, कोलकाता के अधिकारी मानिक चंद, धनी व्यापारी अमीर चंद व नवाब विरोधी कुछ अन्य लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। इसके बाद क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध कर दिया और मीर जाफर 1757 से 60 ईस्वी बंगाल को नया नवाब बना दिया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को कई तरह की सुविधाएं दी। बंगाल की 24 परगना की जमींदारी और युद्ध के हर्जाने के रूप में 1,70,00,000 रुपए दिए, किंतु कंपनी की मांगों का अंत नहीं हुआ। उसने 1760 में कंपनी ने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम से समझौता करके मीर जाफर को अपदस्थ कर दिया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से दूर होने के लिए बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर दी। अंग्रेजों द्वारा दस्तक एवं अन्य सुविधाओं के दुरुपयोग तथा भारतीय व्यापारियों को नुकसान होने पर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मीर कासिम ने अंग्रेजों को रोकने का प्रयास किया, परंतु वह सफल न हुआ। अतः सन 1763 में मीर कासिम व अंग्रेज के मध्य 3 युद्ध हुए, जिसमें मीर कासिम पराजित हुआ। मीर कासिम, सिराजुद्दौला और दिल्ली के पलायित मुगल बादशाह शाह आलम ने एक समझौता करके अंग्रेजों पर हमला किया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने इसकी संयुक्त सेना को हरा दिया और कासिम भाग गया और सन 1777 में ईस्वी में दिल्ली के निकट उसकी मृत्यु हो गई। अवध का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के अधीन हो गया और शाह आलम अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गया। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। सन 1763 में पराजित होकर मीर कासिम अवध चला गया और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिला। मुगलों और अवध के नवाब सिराजुद्दौला की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और अवध पर भी अपना अधिकार कर लिया। अनेक इतिहासकारों ने बक्सर के युद्ध को प्लासी के युद्ध से अधिक महत्व दिया, क्योंकि इस युद्ध में अवध के नवाब के साथ मुगल सम्राट को भी पराजय का सामना करना पड़ा। इस विजय से अंग्रेजों को उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्रों को नियंत्रित करने का अवसर प्राप्त हो गया। प्लासी की विजय से आरंभ हुई प्रक्रिया को बक्सर के युद्ध ने पूर्ण किया। बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया। इलाहाबाद की संधि। बक्सर विजय के बाद इंग्लैंड से क्लाइव को पुनः भारत भेजा गया। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम के मध्य इलाहाबाद की संधि संपन्न हुई। इसकी प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। नंबर 1, शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी। इससे कंपनी को इस क्षेत्र से भू राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। नंबर 2, कंपनी ने कड़ा एवं इलाहाबाद जिले नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए।
नंबर 3, कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन तथा 53 लाख रुपए निजामत व्यय के रूप में देना स्वीकार किया। नंबर 4, अवध के नवाब ने 50 लाख रुपए कंपनी को युद्ध के हार जाने के रूप में दिए। ब्रिटिश शासन का विस्तार। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1767 से 1805 तक की अवधि में एक व्यापारिक संस्था मात्र न रहकर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। बंगाल में क्लाइव ने दोहरी शासन व्यवस्था लागू की। लोगों के कल्याणकारों के उत्तरदायित्व पर नवाब पर था, लेकिन वास्तविक शासन शक्ति अंग्रेजों के अधीन थी। राजस्व का कुछ भाग कंपनी पर व्यय कर शेष राशि ब्रिटेन भेज दी जाती थी। इस प्रकार बंगाल भारत का धन धीरे धीरे देश से बाहर जाने लगा। वॉरेन हेस्टिंग्स, जो सन 1772 में बंगाल का गवर्नर बना, उसे सन 1774 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उससे बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था का अंत कर दिया। कंपनी का सन 1772 में बंगाल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास पर सीधा नियंत्रण तथा कर्नाटक एवं अवध पर परोक्ष नियंत्रण था। इस समय तक पंजाब में सिख, हैदराबाद में निजाम, दक्षिण के पश्चिमी भाग में मराठे, मैसूर में हैदर अली और त्रावणकोर स्वतंत्र राज्य थे। साम्राज्य विस्तार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन स्वतंत्र राज्यों के शासकों को युद्ध में पराजित कर एवं कूटनीतिक संधियों द्वारा उन अधिकारों की नीतियां अपनाई। कूटनीतिक संधियां सैन्य एवं राजनीतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए थी, इसलिए ये अस्थायी थी। मैसूर युद्ध। विजयनगर राज्य के पतन के बाद से ही मैसूर ने अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा। बाद में उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन नादिर शाह द्वारा मुगलों के पराजित होने पर मैसूर ने पुनः स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 18वीं शताब्दी के आरंभ में कृष्ण राज मैसूर पर शासन करता था, मगर वह केवल नाम का ही शासक था, क्योंकि उसके भ्रष्ट मंत्रियों ने उसे अपने हाथ की कठपुतली बना रखा था। उन दिनों मैसूर का प्रधान सेनापति हैदर अली था, जो साहसी, कुशल सेनापति और चतुर राजनीतिज्ञ था। मैसूर के राजा की मृत्यु 1760 के बाद हैदर अली ने मैसूर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और राज्य का विस्तार कृष्णा नदी तक कर लिया। अंग्रेज उसे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते थे और हैदर अली को हराने के लिए अंग्रेजों ने मराठों एवं निजाम से संधि कर ली। कंपनी ने हैदर अली को हराने के लिए 1767 से 1799 तक मैसूर में 4 बार युद्ध करे। इसका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है मैसूर का प्रथम युद्ध। मैसूर का प्रथम युद्ध 1767 में प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित कर दिया और उसके अति उपजाऊ प्रांतों में से एक पर अपना अधिकार कर लिया, किंतु उसने मराठों और उनके पक्ष के निजाम पर जीत हासिल कर ली। हैदर अली की सेनाएं मद्रास के निकट तक जा पहुंची। इससे अंग्रेजों के मन में गंभीर भय उत्पन्न हो गया और 1769 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए गए। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने किसी बाह्य आक्रमण के समय हैदर अली की सहायता करने का भी वचन दिया। नंबर 2 है मैसूर का द्वितीय युद्ध। मराठों ने 1771 में हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, तो अंग्रेजों ने अपने वादे को भूलकर हैदर अली की सहायता नहीं की। इसके अलावा 1779 में
अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के बंदरगाह पर भी अधिकार कर लिया और इन घटनाओं से क्रोधित होकर हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर अकाट पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद सर आयरक्रूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं को सन 1781 में मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट है मैसूर का तृतीय युद्ध। अंग्रेज और मैसूर के मध्य तीसरा टकराव कोचीन रियासत को लेकर हुआ। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। त्रावणकोर के शासक ने कोचीन रियासत स्थित डच बस्तियों जैकॉट और क्रगानूर को खरीदने का प्रयास किया, जिससे टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने त्रावणकोर का पक्ष लिया। अंग्रेजों ने मराठा और निजाम की मदद से टीपू को हराया और श्रीरंगपट्टनम की संधि की। संधि के अनुसार राज्य का आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा, जिसमें 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार के क्षेत्र शामिल थे। 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देने पड़े। क्षतिपूर्ति अदायगी होने तक अपने दोनों पुत्र को बंधक के रूप में रखना पड़ा। इस युद्ध ने मैसूर राज्य को शक्तिहीन बना दिया। मैसूर का लास्ट है चौथा युद्ध। मैसूर के तीसरे युद्ध में अपने आधे से अधिक क्षेत्रों की क्षति को टीपू सुल्तान सह न सका। उसने अपनी राजधानी की किलेबंदी में सुधार किया और सेना का पुनः संगठन किया। उसने फ्रांसीसियों से अपनी सेना को प्रशिक्षित कराया और नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया। मैसूर के चौथे युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनने के इरादे से लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया था। उसने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई। यह संधि अत्यंत सरल नियमों पर आधारित थी। जो भारत के शासक इस संधि के लिए बुलाए जाते, उनसे यह आशा की जाती कि वे ब्रिटिश अनुमति के बिना न तो किसी से संबंध स्थापित करेंगे, न किसी से युद्ध करेंगे। ऐसे राज्य को अपने यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्रिटिश जनरल के नेतृत्व में एक सेना रखनी होती थी। उस सेना के खर्च के लिए उस राज्य को अपने एक क्षेत्र कंपनी को देना पड़ता था अथवा वार्षिक अनुदान देना पड़ता था। कंपनी इसके बदले में सहायक राज्य को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती थी। सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने यह संधि स्वीकार कर ली, लेकिन टीपू ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने टीपू को हराने के लिए 3 ओर से आक्रमण कर दिया। अंग्रेज टीपू की राजधानी औरंगापट्टनम पर अपना अधिकार कर लिया। इस युद्ध में लड़ते हुए टीपू भी मारा गया। औरंगापट्टनम, कोयम्बटूर और कनारा सहित अंग्रेजों ने मैसूर के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया। फ्रांसीसियों को भारत से भगा दिया। मैसूर राज्य को उसके प्राचीन हिंदू शासक परिवार के एक अल्पवयस्क बच्चे को सौंप दिया। ओके स्टूडेंट, इसका जो शेष भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गुड बाय।